वक्त की सबसे बड़ी खबर, तुर्की और सीरिया में आज आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 तक पहुंच गई है। सिर्फ तुर्की में ही 1500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। उधर सीरिया में अखबार अल वतन के मुताबिक वहां के प्रधानमंत्री की बहन भी भूकंप में मारी गई हैं। भारत समेत पूरी दुनिया से मदद तुर्की और बाकी देशों तक पहुंचाई जा रही है। तो तबाही बहुत ज्यादा हुई है। इमारतों के गिरने के वीडियोज अब तक सामने आ चुके हैं। आज हमने इस त्रासदी की एक एक खौफनाक और खतरनाक तस्वीरों को बहुत गहराई से जाना, इससे बहुत गहराई से इसका विश्लेषण भी किया। पूरी रिसर्च के साथ बनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हर सवाल का जवाब मौजूद है। चार देशों के 12 करोड़ लोग भूकंप की दहशत में हैं। सिर्फ एक बड़ा भूकंप नहीं आया, भूकंप के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। और दहशत भी किस तरह की है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। तस्वीर नंबर 1, एक साथ गिरी 2 इमारतें। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! तस्वीर नंबर 2, आखिर क्या हुआ इन लोगों का जो इन इमारतों में मौजूद थे। तस्वीर नंबर 3, एक झटके में जमीन में समा गई गगनचुंबी इमारत। जान बचाने को भागते नजर आए सैकड़ों लोग। तस्वीर नंबर 4, एक एक जान बचाने के लिए भागता इंसान। तस्वीर नंबर 5, इस तरह 6 फरवरी को हिल रहे थे दुनिया के 1 दर्जन देश। पूरे तुर्की और सीरिया में ऐसी करीब 3000 इमारतें गिरकर जमीन दोज हो चुकी हैं। अगर माना जाए कि एक इमारत में औसतन 10 लोग भी फंसे होंगे तो सीधे सीधे 30,000 लोगों की जान बचाने के लाले पड़ गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का सबसे बड़ा केंद्र तुर्की का गाजियान्टेप इलाका था, जहां 18 किलोमीटर की गहराई में भूकंप केंद्र मौजूद था। भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में तो कोहराम मचा ही, इसके अलावा भी आसपास के 1 दर्जन देशों तक भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया। तुर्की के अलावा सीरिया, लेबनान, साइप्रस, ग्रीस, जॉर्डन, इजराइल, इराक, रोमानिया, जॉर्जिया और इजिप्ट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के आदियामा और दियारबकर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इमारतें गिरी हैं। इसके अलावा उस्मानिया प्रांत में भी 34 इमारतें गिरी हैं। तुर्की के मलात्या में 130 से ज्यादा इमारतें गिरी हैं। गाजियान्टेप में 1800 साल पुरानी रोमन साम्राज्य की धरोहर को भी भूकंप से नुकसान पहुंचा है। सदियों से खड़ी रोमन साम्राज्य की ये निशानी भी भूकंप का कहर नहीं झेल पाई। तुर्की के हताए प्रांत में एयरपोर्ट का रनवे ही बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया कांप रही है। ये तुर्की के मलात्या इलाके का वीडियो है, जहां पूरी इमारत अचानक गिर गई और लोग धुएं के गुबार के बीच भागते नजर आए।
और ये तस्वीर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ये तुर्की के संत नूरफा की तस्वीर है, जहां भगदड़ मच गई। ये तस्वीर 2 कैमरों से रिकॉर्ड हुई है। पहले देखिए कैमरा नंबर 1। वो कौन किस्मत वाले थे जो इस प्रलयंकारी तबाही से बचे। ये भी देखिए, सबसे पहले काली रंग की कार गिरती हुई इमारत के नीचे से भागती नजर आई और इसके बाद तेजी से भागती नजर आई एक सफेद कार। ये लोग वाकई किस्मत वाले थे जो बाल बाल बच गए। और अब देखिए कैमरा नंबर 2। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक काली तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या ये बालकनी में खड़ा कोई इंसान था? अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर धूल और धुएं के गुबार में लोगों को डराकर गायब हो गई। तुर्की में भूकंप केंद्र धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के ट्राई जंक्शन पर था। 3 प्लेट्स, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अनातोलिया प्लेट के ट्राई जंक्शन पर सबसे बड़ी हलचल हुई है। तुर्की के पड़ोसी सीरिया में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ युद्ध के दौरान इमारतों पर बम बरसे थे। पूरा शहर खंडहर हो गया था और अब भूकंप ने इन लोगों की कमर तोड़ दी है। सीरिया के प्रभावित शहरों के अस्पताल इस वक्त घायलों से भरे हुए हैं। 4 أولاد وزوجتي وأنا كنا موجودين في البيت ونايمين بأمان الله. حسينا على الهزة الأرضية مباشرة، صحينا يعني كانت قوية جدا. يعني ساكن في بناء مؤلف من 4 طوابق، أنا أسكن في الطابق الثالث. يعني حسينا على الهزة كانت قوية جدا، فمباشرة سحبنا المرأة والأولاد ورقدنا باتجاه باب الدار، يعني بحسب العرف اني بدنا نطلع برا البنايه. तुर्की के 10 प्रांतों में भूकंप से तबाही आई है, लेकिन तुर्की के दक्षिण में मौजूद द्वीपीय शहर साइप्रस ने सुनामी का भी कहर झेला है। करीब 50 देशों ने तुर्की को मदद का प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। तुर्की में राहत और बचाव के लिए भारत की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है और अब हमला सीधे ज़ेलेंस्की पर हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। खबर यह है कि ज़ेलेंस्की बहादुरी का दावा करके जो सेल्फी वाला वीडियो रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को भेजते थे, उसके पीछे पुतिन का 100% वाला वादा छिपा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार रूस के सबसे शक्तिशाली नेता, तो दूसरे दुनिया के करीब 200 देशों की फहरिस्त में शामिल एक अदने से मुल्क यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। लेकिन क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जीवन दान दिया है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ना मारने का वादा किया है? इन सवालों पर बहुत बड़ी खबर आई है, वो खबर आपको दिखाएं। उससे पहले जरा युद्ध में तबाही का ये मंजर देखिए। रूस और यूक्रेन में कोई मुकाबला ही नहीं। पुतिन चाहे तो ज़ेलेंस्की और उनके देश को मिट्टी में मिला दें, लेकिन आगाज के करीब 1 साल बाद भी युद्ध अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, या फिर पुतिन यूक्रेन को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात सिर्फ पुतिन को ही मालूम है, लेकिन एक बात जो किसी को मालूम ना थी, वो 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बरसते बारूद के बीच अब जाकर पता चली है। पुतिन का
एक वादा, पुतिन का एक वचन, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का किला, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का जीवन। पुतिन का ये वादा, ये वचन, वो खबर है जो यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। ये बात ऐसी है जो साबित करती है कि पुतिन का वचन ही शासन है। पुतिन ने यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागने में कोई कोताही नहीं बरती। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक में बम बरसाकर कीव में कोहराम मचा दिया। लेकिन पुतिन ने अगर ज़ेलेंस्की की जान बख्शने का वादा कर दिया तो कर दिया। अब भले ही ज़ेलेंस्की इसे रूस की कमजोरी समझे और खुद की ताकत के तौर पर पेश करे, लेकिन सच क्या है वो आप खुद सुनिए। באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. पुतिन के इस वादे का दावा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है। बेनेट के मुताबिक पुतिन से मिले इस भरोसे के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन लगाया। तो इस जीवनदान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या रिएक्शन था वो भी सुनिए। קשר לזלנסקי ישירות ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. इतना सुनते ही ज़ेलेंस्की ने बेनेट से तपाक से पूछा, क्या ये वादा पक्का है? इस पर नफ्ताली बेनेट ने जवाब दिया, 100%, वो आपको नहीं मारेंगे। इस बातचीत के फौरन बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया वो भी आप इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से ही सुनिए। אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום זה היה ויתור אחד. הוויתור השני הוא ירד מפירוז אוקראינה. नेता बनने से पहले ज़ेलेंस्की अभिनेता थे, कॉमेडियन थे। ऐसे में अदाकारी के फन में माहिर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से जीवन दान मिलते ही बेनेट के मुताबिक जो किया, जो कहा, जरा वो भी देख लीजिए। Ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день. ये तस्वीर पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते की है, जब उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचे थे। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पहले अटैक के बाद किसी दूसरे देश के नेता का ये पहला मॉस्को दौरा था। उस समय बेनेट के मॉस्को दौरे की खबर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी, क्योंकि बेनेट ने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता की पहल की थी। यूक्रेन में युद्ध के बरसते शोलों के बीच रूस जाने की हिम्मत दिखाई थी। हालांकि बेनेट की ये कोशिश नाकाम साबित हुई और यूक्रेन पर पुतिन का प्रहार न तब रुका और ना ही अब रुका है। लेकिन पिछले साल मार्च में जो कोशिश इजराइल के तब के प्रधानमंत्री ने की, उसकी इनसाइड स्टोरी अब जाकर सामने आई। तब बेनेट ने पुतिन से क्या पूछा था वो आज देखिए। मॉस्को दौरे पर बेनेट ने पुतिन से पूछा कि क्या आप ज़ेलेंस्की को मारने का प्लान बना रहे हैं। इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। इस पर बेनेट को यकीन न हुआ तो एक बार फिर से पूछा कि क्या पुतिन इसका वादा कर रहे हैं कि वो ज़ेलेंस्की को जान से नहीं मारेंगे। इस पर पुतिन ने फिर दोहराया कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया उसकी कहानी आप बेनेट की जुबानी सुन चुके हैं और वीडियो सबूत देख चुके हैं। बेनेट के मुताबिक उनकी मध्यस्थता की पहल के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण की जिद छोड़ दी थी, तो ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल न होने का वादा किया था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही ज़ेलेंस्की को न मारने का वादा किया और ये वादा जैसे ही ज़ेलेंस्की के कानों तक पहुंचा, फिर तो उन्होंने अपनी शेखी बगाड़ने का मौका नहीं गंवाया। 2022 की फरवरी में शुरू में हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की वो शख्स हैं जो पूरी दुनिया के टीवी पर छाए रहते हैं। ज़ेलेंस्की रोज स्टेटमेंट जारी करते हैं और कुछ ही देर में उनका वीडियो मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। वो चलते हुए भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, हंसते हुए भी बयान देते हैं और गुस्से वाले मूड में भी दुनिया उन्हें रोज देखती है।
जेलेंस्की के टारगेट पर हमेशा व्लादिमीर पुतिन होते हैं। जेलेंस्की के टारगेट पर कादिरोव जैसे पुतिन के खूंखार कमांडर होते हैं। अब जरा बीते साल जुलाई का ये वायरल वीडियो देखिए। इसमें कादिरोव को देखिए और कादिरोव ने जिस शख्स पर हाथ रखा है उसे तो बहुत गौर से देखिए, बार बार देखिए, उसके बोलने का अंदाज देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हुए बॉडी लैंग्वेज देखिए। कंधे पर कादिरोव के हाथ का ऐसा असर कि डर से आंसू निकलने लगे थे और ये पानी पीने लगता है। रमजान कादिरोव का बीच बीच में हड़काना ऐसा कि जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कीव में बैठे हुए उनके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। सब आपके सामने है, लेकिन तो यूक्रेन में अगले 48 घंटे में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और उसकी शुरुआत ठीक जेलेंस्की के ऑफिस से हो सकती है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार में ऐसी इमरजेंसी पहले कभी नहीं आई थी। ये रिपोर्ट आपको जेलेंस्की के ऊपर पुतिन से भी बड़े खतरे के बारे में पूरी जानकारी देती नजर आएगी। पुतिन के मिसाइल हमलों के बीच भी, एयर स्ट्राइक के बीच भी जेलेंस्की यूक्रेन में टॉप पर है। यूक्रेन में हजारों लोग और फौजियों की मौत हो गई, लेकिन जेलेंस्की का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन अब जेलेंस्की बहुत अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में सेकंड लाइन वाली लीडरशिप करीब करीब खत्म हो चुकी है। अपने गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया और अपनी सरकार में नंबर 2 यानी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटा दिया है। इसका मतलब साफ है कि जेलेंस्की के बाद यूक्रेन की मजबूत लीडरशिप वाला क्रम बिखर गया है। हालांकि ओलेक्सी रेजनिकोव को नवंबर 2021 में ही रक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसे बड़े फैसले को लेकर जेलेंस्की की तरफ से पहले कोई इशारा नहीं किया गया। सब कुछ गुपचुप हुआ, ना ही इस पर कोई चर्चा हुई, ना ही कोई खबर बाहर आई। जब कीव और खार्किव पर बमबारी तेज हुई है और डॉनबास के बाद यूक्रेन के नए शहर पर पुतिन की नजर गड़ी हुई है, तब अपनी सरकार के उस मंत्री को बदल देना जो युद्ध का पूरा मैनेजमेंट देखता रहा है, ये जेलेंस्की का बहुत बड़ा सिग्नल है। सवाल है कि अब जिम्मेदारी किसको दी जा रही है। तो नाम है किरिलो बुडानोव। किरिलो बुडानोव यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR के प्रमुख हैं और अब उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना जेलेंस्की का बहुत बड़ा मैसेज है। 37 साल के बुडानोव ने कई खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। युद्ध की डायरेक्ट जिम्मेदारी निभाने से पहले किरिलो बुडानोव को अपने करियर में प्रमोशन काफी तेजी से मिले। 37 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी कुर्सी मिलना बताता है कि जेलेंस्की ने ये भरोसा कुछ सोच समझकर ही जताया है। लेकिन गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद रक्षा मंत्री फौरन बदल देना, इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मुद्दा लीडरशिप बदलने का है, मुद्दा रूस से लगातार हार मिलने का भी है और अब मुद्दा भ्रष्टाचार भी बन चुका है। Перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради. Я зразу всім сказав, ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський. एक खास बात ये भी है कि रक्षा मंत्री बदले जाने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब रेजनिकोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस फरवरी महीने में बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। सवाल है कि युद्ध के बीच रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाने का फैसला जेलेंस्की ने क्यों किया और उनकी जगह किरिलो बुडानोव को रक्षा मंत्रालय देने का फैसला क्यों किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन हथियारों की भीख मांग रहा है। रूस को रोकने में जेलेंस्की 1-2 मोर्चों पर तो कामयाब है, लेकिन अब कब कौन शहर रूस के हाथ में जाने वाला है, इसका सही अपडेट जेलेंस्की को भी वक्त पर नहीं मिलता। इस वक्त यूक्रेन जितना ज्यादा गोला बारूद का सामना कर रहा है, उतना ही खोखला वो युद्ध के दौरान हो रहे भ्रष्टाचार से भी होता जा रहा है।
24 जनवरी को यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर याचेस्लाव शापोवालोव को भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद ओलेक्सी रेजनिकोव पर भी दबाव बढ़ा, लेकिन उन पर सीधा आरोप नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि रेजनिकोव के कार्यकाल में यूक्रेन पश्चिमी देशों से हर तरह के हथियार लेने में कामयाब रहा है। उन्हीं के जरिए यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद भी मिली है ताकि रूस का सामना किया जा सके। रूस से लड़ने के लिए रेजनिकोव बड़े बड़े हथियार यूक्रेन लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि रक्षा मंत्रालय में करप्शन की चिंगारी ने उनके दामन को भी नहीं छोड़ा और दुनिया भर में ज़ेलेंस्की की हथियार मांगने वाली मुहिम भी शक के दायरे में आ गई। हालांकि यूक्रेन में भ्रष्टाचार के आरोप रक्षा मंत्रालय पर ही नहीं लगे। यूक्रेन के डिप्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर वेसिली लोंजिस्की को भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद गंवाना पड़ा है। एक हफ्ते में यूक्रेन के अंदर 15 अफसर बर्खास्त कर दिए गए हैं और इसके पीछे ज़ेलेंस्की का ही ऑर्डर है। Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту, але я бачу з реакцій в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध हार की तरफ बढ़ रहा है और यही वजह है कि अधिकारी और नेता अब अपना फायदा करने में लगे हुए हैं। जलते पाकिस्तान से एक और झुलसा देने वाली खबर सामने आई। अब की बार पाकिस्तान के क्वेटा को आतंकियों ने अपना टारगेट बनाया, निशाना। इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान से एशिया कप की दावेदारी छिनती हुई दिख रही है। जो देश अपनी खिलाड़ियों को ही सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, वो विदेशी मेहमान खिलाड़ियों को आखिर कैसे हिफाजत में रख पाएगा, सवाल यही है। गेम क्रिकेट का आयोजन अपने खिलाड़ियों को बलि चढ़ाने जैसा है। दुनिया का कोई भी देश अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के कातिलों के हवाले नहीं करना चाहेगा। एशिया कप की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान की हो रही फजीहत की दास्तां आगे दिखाएंगे। उससे पहले उस बर्बादी का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं जिसने पाकिस्तान को डुबो दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जालमी के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला जा रहा था कि तभी स्टेडियम के बाहर एक भयानक बम धमाका हुआ। इस प्रदर्शनी मैच में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहिद अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। विस्फोट के कारण इन खिलाड़ियों को मैदान से भागकर पवेलियन के अपने ड्रेसिंग रूम में छिपना पड़ा। जरा सोचिए, ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के अपने हैं जिनके परखच्चे उड़ाने से भी पाकिस्तानी आतंकवादी बाज नहीं आ रहे। फिर दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ नफरत के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी क्या करेंगे जब कोई देश इनके मुल्क में खेलने पहुंचेगा। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलना जानबूझकर साइनाइड चाटने जैसा है।
पाकिस्तान में सुरक्षा, चाहे सड़क हो या संसद, एक मजाक बन गई है। क्वेटा ब्लास्ट से पहले पेशावर के मस्जिद में फिदायिन हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। क्वेटा में भी आतंकवादियों के टारगेट पुलिसकर्मी ही थे। सवाल है, पाकिस्तान किस बूते पर विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा कर रहा है, जब वो अपने ही खिलाड़ियों की जान बचाने में फेल हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले 2 दशक से किसी भी बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को आयोजित नहीं किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी कुछ बड़ी टीमें पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने जरूर आईं, लेकिन किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी से पाकिस्तान को दूर रखा गया, जिसका कारण सुरक्षा ही है। इसी सुरक्षा के मद्देनजर अब इसी साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छिनती दिख रही है। सिर्फ एशिया कप ही नहीं, पाकिस्तान को इसी साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, लेकिन उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्वेटा में बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। पेशावर बम धमाके की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी, लेकिन बाद में इसे इनकार कर दिया। मतलब देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसियों को भी नहीं पता कि पाकिस्तान का कौन सा आतंकी कितने बारूद के साथ कहां बैठा है। आलम यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकवादियों का स्वर्ग बन गया है। जितना चाहे खून बहा सकते हैं ये आतंकी, कभी पेशावर, कभी क्वेटा। जितनों को चाहे मौत की नींद सुला सकते हैं, कभी लाहौर, कभी कराची। पाकिस्तान के पालने में पला आतंकवाद का शिशु अब अपने प्रौढ़ रूप में मुल्क को जला रहा है। रक्त बीज की तरह इंसानों का लहू चाट रहा है और हुक्मरान खामोश तमाशबीन बन गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यकीन नहीं होता तो 4 महीने लंदन में बिताकर वतन लौटी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की स्पीच सुन लीजिए। प्रधानमंत्री चचा जान शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आतंक पर कबूलनामा लिख चुके हैं। अब भतीजी मरियम नवाज पाकिस्तान की हकीकत अपने मुखाबर बिंद से पेश कर रही हैं। सुनिए। दिल में शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं। ये महंगाई किसकी अता की हुई है? आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया। मरियम नवाज के पिता करप्शन केस में लंदन भागे हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी मरियम के चचा जान पर करप्शन के कई केस चल रहे हैं और खुद मरियम नवाज करप्शन केस में जेल काट चुकी हैं। ये बेहद सीधी और सामान्य सियासत है कि जब अपने से कुछ ना हो तो ठीकरा पहले वाले पर फोड़ दो। मरियम नवाज यही कर रही हैं। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। इमरान खान नियाजी भी सियासी बदले की भूमिका निभाते सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस IMF के कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए है, लेकिन यहाँ भी सब बटे हुए हैं। कहीं कोई सुर नहीं, कोई लय नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। पाकिस्तान इस वक्त अराजकता का दलदल बन गया है। जितना ही निकलना चाह रहा है धंसता जा रहा है, क्योंकि देश को बचाने की नीयत किसी की भी नहीं है। सब स्वार्थ के शिखर पर खड़े अपनी तुरही बजा रहे हैं। नीचे जमीन पर आवाम महंगाई भुखमरी से रेंग रही है। जिस सेना के बूटों तले आवाम अपनी किस्मत तलाशती आई है, उसे भी आवाम की परवाह नहीं। उसके पास भी सियासतदानों की तरह कश्मीर वाली मीठी गोली है, जिसके लिए आवाम 24 घंटे मुंह खोले खड़ी है।
न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।